हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। आज हम 71 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम होम साइंस नेट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि मार्च 2023 में कंडक्ट हुआ था। ओके, तो ऑलरेडी हम कई पार्ट डिस्कस 70 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कई पार्ट्स के थ्रू। तो आज हम 71 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से है, वहां पर आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा विद आंसर, और साथ साथ में जो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हैं उसका भी पीडीएफ आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां से आप जो है दोनों पीडीएफ ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा जिससे कि आपको पूरे जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। तो दो यहाँ पर लिस्ट दिए हुए हैं, इसमें पीएलए टेक्निक दी हुई है और इसका यूज दिया गया है। तो पीएलए टेक्निक इसका फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन टेक्निक होता है। ठीक है, जिसमें कई सारे ऑप्शन मैंने आपको पिक्चर के थ्रू समझाया था, दिखाया था। तो उसमें एक होता है सीजनल डायग्राम, और ये सारे हैं जिनका की यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पर यूज किया था यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीजनल डायग्राम है, रैंकिंग एंड स्कोरिंग है, ट्रांजेक्ट वॉक है और वेन डायग्राम है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब जो सीजनल डायग्रामिंग है, यहाँ पर आप देखिए सीजनल डायग्राम का जो यूज किया जाता है वो डेवलपिंग फूड कैलेंडर के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सीजन जो फूड्स होते हैं उनका एक कैलेंडर तैयार किया जाता है, यानी कि फूड को कैलेंडर के फॉर्म में तैयार किया जाता है अकॉर्डिंग टू सीजन। तो यहाँ पर बी में हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। ओके, अब देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि बी में थर्ड दिया हुआ है। बी में थर्ड तो एक ही है, तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे सेलेक्ट चूज करना है ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। फिर सीजनल डायग्रामिंग में थर्ड आ गया, तो अब बी में थर्ड, ए में सेकंड हो गया, रैंकिंग एंड स्कोरिंग में आइडेंटिफाई प्रायोरिटीज हो गया, ट्रांजेक्ट वॉक में अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल कंडीशन, और वेन डायग्राम में आ गया इंस्टीट्यूशन एंड द डिग्री ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। हिंदी में भी देख लेते हैं, जैसे आप लोगों ने कहा था कि हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। तो सीजनल डायग्रामिंग है, इसमें आ जाएगा खाद्य की कैलेंडर तैयार करना, दूसरा वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, और रैंकिंग एंड स्कोरिंग में आ जाएगा प्राथमिकताओं की पहचान कर, यानी कि जो जैसी जैसी आपकी प्राथमिकता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप रैंकिंग और स्कोरिंग करते चले जाओगे। ट्रांजेक्ट वॉक में पारस्परिक परिस्थितियों को समझने के लिए ट्रांजेक्ट वॉक का प्रयोग किया जाता है, और वेन डायग्राम का यूज किया जाता है संस्थान एवं उनके महत्व की मात्रा को बताने के लिए। फिर आता है 72 नंबर क्वेश्चन। इसमें दो लिस्ट दिए गए हैं, यहाँ पर सैंपलिंग दी हुई है, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर। अब इसको यहाँ पर आपको कहा सब में सिंपल क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, सिस्टम क्या होता है और क्लस्टर क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है उसमें क्या होता है, पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर होते हैं उनके बराबर सेलेक्ट होने का चांस होता है। तो ये देखते हैं कहीं पर है ऐसा। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है, ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल, तो ए में थर्ड हो जाएगा। देखते हैं ए में थर्ड है कहीं, तो दो ऑप्शन है तो और देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बी में फर्स्ट है और बी में फोर्थ है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग देखते हैं, पहला, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा आउट ऑफ विच द सैंपल इज ड्रॉन इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर स्ट्रेटा आया है, स्ट्रेटा का मतलब स्ट्रेटिफाइड। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्ट्रेटा में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद भी सेलेक्ट किया जाता है सैंपल को। तो बी में पहला वाला है, तो यानी कि यहाँ पर भी जो सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी में फोर्थ हो जाएगा और डी में सेकंड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हिंदी में। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही था। साधारण यादृच्छिक प्रतिजन सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या था, जनसंख्या का प्रत्येक सदस्य के प्रतिदर्श में चयनित किए जाने के समान अवसर होते हैं, यानी कि बराबर चांस होता है। फिर सिंपल स्ट्रेटिफाइड जो सैंपलिंग होती है उसमें जनसंख्या असर यानी कि स्ट्रेटा में पहले विभाजित किया जाता है, फिर उनमें से जो सैंपल को जो है सेलेक्ट किया जाता है। व्यवस्थापक प्रतिचयन आता है। ठीक है, सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्था परक प्रतिजन, यानी कि सिस्टमैटिक। इसमें सिस्टमैटिक में क्या होता है, आप इसमें बराबर चांस नहीं होते हैं सेलेक्ट होने के, बल्कि प्रत्येक 9th केस को केसों की सूची में से चयन किया जाता है, यानी कि चाहे 9th केस हो सकता है, 3rd केस हो सकता है, 4th, 5th, जो भी आपने नंबर लिया हुआ है, तो हर एक 5वें मेंबर को या फिर हर 9th मेंबर को आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है,
फिर गुच्छ या फिर क्लस्टर प्रतिचयन में क्या होता है, इसमें आप समूह में सेलेक्ट करते हो, ऐसा प्रतिचयन जिसमें एक प्रतिचयन इकाई के रूप में पूरी तरह से व्यक्ति समूह को लिया जाता है, यानी कि आप ग्रुप में चयन करते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। मेन्यू व्हेन रिटन इन जनरल फॉर्मेट शुड कंसिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ डिशेस इन विच ऑर्डर, यानी कि जब आप मेन्यू का फॉर्मेट लिखा जाता है तो उसमें क्या डिशेस जो होती हैं वो किस ऑर्डर में होंगी, पहले कौन सी होगी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो सबसे पहले होती है स्टार्टर या फिर सूप। देखते हैं ई एक ही ऑप्शन है तो ये सही हो जाएगा। स्टार्टर होता है, फिर मेन डिश, फिर साइड, फिर सैलड और फिर उसके बाद में डेजर्ट आ जाता है। ओके, अब यहां पर मैं बता दूं आपको कि सैलड के बाद में सैलड और डेजर्ट के बीच में एक और ऑप्शन आता है एकॉम्पैनिमेंट्स का। एकॉम्पैनिमेंट्स जिसमें कि जैसे पापड़ है, चटनी हो गया, सॉस हो गया, ठीक है, पिकल अचार हो गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं एकॉम्पैनिमेंट, यानी कि सैलड के बाद में एकॉम्पैनिमेंट आएगा, उसके बाद में डेजर्ट आएगा और डेजर्ट के बाद में आता है हॉट बेवरेजेस। ओके, तो अगर एकॉम्पैनिमेंट्स हॉट बेवरेजेस आता है तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, सैलड के बाद एकॉम्पैनिमेंट, फिर डेजर्ट और फिर हॉट बेवरेजेस, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। हिंदी में भी देख लेते हैं। पहला आएगा आरंभिक सूप यानी कि ई वाला, ठीक है, पहले ये आएगा, फिर मुख्य व्यंजन आएगा, फिर सहायक व्यंजन आएगा, फिर सलाद आएगा और मिष्ठान। ठीक है, फिर आता है 74 नंबर, द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस थ्रू विच पीपल मे प्रोग्रेस टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बिहेवियर्स आर। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है न्यूट्रिशन बिहेवियर या फिर हम कहें कि जो है किसी का बिहेवियर जो चेंज होता है तो उसके जो है स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पर कई सारे स्टेज दिए हुए हैं, इसको हमें स्टेप्स में लगाना है या सीक्वेंस में लगाना है। ओके, तो सबसे पहला जो इसमें स्टेज आता है वो प्री कंटेम्पटेशन का आता है, फिर कंटेम्पटेशन, फिर प्रिपरेशन आता है, फिर एक्शन आता है और लास्ट में मेंटेनेंस आता है। देखते हैं प्री कंटेम्पटेशन यानी कि डी, एक ही ऑप्शन है DECA-B। ओके, इसको मैं थोड़ा सा भी आपको समझा भी दूंगी। उन अवस्थाओं को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसके द्वारा लोग दीर्घकाल सकारात्मक स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवहार की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसमें जैसा कि मेरा ऑप्शन है दूसरा वाला सही है, डी पूर्व अवलोकन, फिर अवलोकन, तैयारी, कार्यवाही, उसके बाद में रख रखाव। तो एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। देखिए, जिसमें जो 5 स्टेजेस ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर में जो चेंज होते हैं उसके 5 स्टेज दिए गए हैं और इसको दिया गया है रिसर्चर के द्वारा दिया गया है। इनका नाम है कार्लोस सी डाई क्लेमेंटे एंड J.O. प्रोचेस्का। इन दोनों के द्वारा जो है ये 5 स्टेज दिए हैं बिहेवियर चेंज के। 5 स्टेज हैं जो जैसा कि आपने देखा ही है। इसको मैं पिक्चर के तो थोड़ा सा समझा देती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्री कंटेम्पटेशन का मतलब होता है नो इंटेंशन टू चेंज बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर को परिवर्तित करने का कोई भी इरादा नहीं होता। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने सोचा कि मतलब सोचा नहीं, यानी कि आपको अपने जो है वेट डाउन करना है, वेट को कम करना है, हेल्थ को मेंटेन करना है, लेकिन आपने पहले कुछ भी इसके बारे में सोचा नहीं। आप बर्गर, पिज्जा, ड्रिंक सब कुछ ले रहे हो, प्रॉपर तरीके से ले रहे हो। उसके बाद में जो कंटेम्पटेशन वाली स्टेज आती है इसमें आप क्या करते हो, आपने सोचा कि मोटे से हमको पतला होना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, आप सोच रहे हो। ठीक है, तो इंटेंशन टू चेंज अ बिहेवियर इन द नियर फ्यूचर, यानी कि आप अब सोचने के स्टेज में आ गए हो। तीसरा होता है प्रिपरेशन होता है या फिर हम कहेंगे डिटर्मिनेशन, यानी कि अब आप जो है एक्शन लेने के लिए तैयारी कर रहे हो, यानी कि हेल्थ टिप्स आप पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, जो भी मोटिवेशनल वीडियो हैं उनको देख रहे हो तो आप तैयारी कर रहे हो। फिर चौथा स्टेज आता है कि आप एक्शन, यानी कि अब डायरेक्ट एक्शन हैज टेकन प्लेस टू चेंज द बिहेवियर, यानी कि अपने बिहेवियर को चेंज करने के या फिर आप अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपने वेट को कम करने के लिए आपने डायरेक्ट एक्शन ले लिया, यानी कि आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, डाइटिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी। अब आपको उसी पर क्या हो रहा है, आपको मेंटेन रखना है। कंटिन्यूएंस ऑफ न्यू बिहेवियर व्हाइल अवॉइडिंग रिलैप्स, यानी कि रिलैप्स को अवॉइड करने के लिए आपको जो है अपने एक्शन जो आपने लिया हुआ है उस पर कंटिन्यू करना है, उसको मेंटेन करना है, यानी कि आप जो डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उस पर मेंटेन रहना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो रिलैप्स हो जाएगा, यानी कि आप फिर से आपने सब कुछ खाना शुरू कर दिया, बर्गर, पिज्जा, ड्रिंक लेना शुरू कर दिया, तो फिर से क्या होगा, आप मोटे हो जाओगे, आप वेट गेन कर लोगे और
उसी तरीके से जो बिहेवियर है अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया तो आप पहले जैसे फिर हो जाओगे। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस हैं जो कि इन रिसर्चर्स के द्वारा दी गई हैं। ओके, चलिए अब आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, दाबू प्रिंटिंग प्रोसेस स्टेप्स। यहाँ पर दाबू प्रिंटिंग प्रोसेस का स्टेप दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 6 स्टेप दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन होगा स्कोरिंग होगा, देख लेते हैं F, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, स्कोरिंग आएगा, फिर उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ मड पेस्ट, फिर तीसरा ब्लॉक प्रिंटिंग विद मड पेस्ट आ जाएगा, फिर स्प्रिंकलिंग आ जाएगा, फिर डाइंग आ जाएगा और लास्ट में वॉशिंग एंड ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा वाला सही है। तो पहले क्या करते हैं, अब मार्जिन स्कोरिंग, उससे स्कोरिंग का मतलब क्या होता है, स्कोरिंग का मतलब होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज है कपड़े में उसको दूर करना, यानी कि उसको उसकी सफाई करना, जो उसमें धूल मिट्टी या फिर गम जो भी चीजें हैं तो उन इम्प्योरिटीज को दूर करना, तो स्कोरिंग की जाती है। उसके बाद में क्या किया जाता है, मड पेस्ट तैयार किया जाता है, उसके बाद में मड पेस्ट से ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है और उसके बाद में उसको बुरादा छिड़का जाता है, फिर उसको कलर किया जाता है और फिर लास्ट में उसको धोया जाता है और सुखाया जाता है। इसको मैं पिक्चर के थ्रू आपको दिखा देती हूँ। ये होता क्या है, दाबू प्रिंटिंग। तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो दाबू प्रिंटिंग, ये मड पेस्ट तैयार करके फिर ये ब्लॉक से ब्लॉक प्रिंटिंग की जा रही है। ठीक है, इसके बाद में इस पर आप देख सकते हो कि बुरादा छिड़का जा रहा है और बुरादा छिड़कने के बाद में उसको कलर किया जाता है और उसके बाद में उसको धोया जाता है और सुखाया जाता है। अब जो दाबू प्रिंटिंग से जो ड्रेस तैयार होती है वो इस तरीके की होती है, आप देख सकते हो, आपने पहना भी होगा, पहन भी रहे होगे। तो ये जो इस टाइप की जो प्रिंटिंग होती है वो दाबू प्रिंटिंग कहलाती है और मोस्टली ये कॉटन कपड़े में आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ये दाबू प्रिंटिंग है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि दाबू प्रिंटिंग होती क्या है। तो इस तरीके से तैयार की जाती है। 76 नंबर क्वेश्चन, जनरल स्टेप्स इन गारमेंट प्री प्रोडक्शन प्रोसेस आर। ठीक है, तो यहाँ पर भी 6 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो गारमेंट स्टेप्स हैं प्री प्रोडक्शन प्रोसेस का पहला जो आ जाएगा तो वो आएगा डिजाइनिंग द गारमेंट, यानी कि सी, सब में सी है। ठीक है, फिर आगे देखना पड़ेगा डिजाइनिंग द गारमेंट, उसके बाद में आ जाएगा पैटर्न डिजाइनिंग। अब एक ही में है, यानी कि दूसरा वाला सही होगा। आपको एक ऑप्शन, आपको या तो एक आंसर आ रहा है या फिर उसके बाद में दूसरा आंसर आ रहा है, तो उसके थ्रू आप जो है सारे आंसर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सी के बाद ए, उसके बाद में डी आ जाएगा। डी के बाद सैंपल मेकिंग करते हैं, सैंपल मेकिंग करने के बाद में हम प्रोडक्शन पैटर्न डिजाइनिंग करते हैं और उसके बाद में करते हैं ग्रेडिंग और ग्रेडिंग लास्ट में करते हैं मार्कर मेकिंग। मार्कर मेकिंग क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वस्त्र के पूर्व निर्माण की प्रक्रिया में कौन से सामान्य चरण है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कौन सा था, पहला जो ऑप्शन था वो था वस्त्र को डिजाइन करना, उसके बाद में था पैटर्न डिजाइन करना, सी के बाद ए, और उसके बाद में नमूना तैयार करना। ठीक है, नमूना बनाते हैं, पहले वस्त्र की डिजाइन हम कर लेंगे, जैसा वस्त्र आपको तैयार करना है, ड्रेस तैयार करना है, उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न हम तैयार करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे, उसी के बेस पर सैंपल बनाएंगे। फिर जब सैंपल आपका बन जाएगा फिर उत्पादन पैटर्न बनाएंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसकी ग्रेडिंग करेंगे और ग्रेडिंग के बाद में मार्कर मेकिंग करेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, अरेंज द स्टेप्स ऑफ सिस्टम डिजाइन प्रोसेस। यहाँ पर भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं। स्टेप्स ऑफ सिस्टम डिजाइन प्रोसेस, तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। सबसे पहले क्यों, कोई भी आप कुछ भी डिजाइन करते हो, कोई भी काम करते हो, सबसे पहले आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य क्या है वो आ जाता है। देखते हैं कहीं पर है, B2 में है। अब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के बाद में क्या आ जाएगा, सेपरेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि आपने ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया, अब उसी ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य के आधार पर आप क्या करोगे, जो कार्य है उसको अलग अलग करोगे, यानी कि डिवाइड करोगे। ठीक है, तो बी के बाद में आएगा ई, एक ऑप्शन यानी कि दूसरा वाला सही है, बी के बाद ई आ जाएगा, फिर उसके बाद में आ जाएगा डी, एलोकेशन ऑफ फंक्शन, और उसके बाद में आ जाएगा सी, और लास्ट में आएगा सिस्टम इंटीग्रेशन। तो हिंदी में देख लेते हैं, तंत्र अभिकल्प प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो पहला आ जाएगा क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उद्देश्यों का विवरण, यानी कि उद्देश्य तैयार करेंगे। उद्देश्य के बाद में क्या जाएगा, हम कार्यों का पृथकीकरण, यानी कार्यों को डिवाइड करेंगे। फिर जो है जिस कार्य को हमने डिवाइड कर लिया, क्या काम करना है, फिर उसी के आधार पर जो लोगों के अंदर एलिजिबिलिटी है, उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो कैपेसिटी है, उसी के आधार पर हम कार्यों का बंटवारा करते हैं। ठीक है, कार्य का बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रयोक्ता मशीन इंटरफेस डिजाइनिंग
ये आएगा और लास्ट में तंत्र एकीकरण का प्रोसेस आ जाएगा। तो यहाँ पर है बी के बाद में आएगा ई, बी के बाद में ई, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन सही है। फिर आता है 78 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप्स ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि आपको अगर कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। उपभोक्ता अदालत में किसी शिकायत को दर्ज करवाने हेतु चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको मान लो किसी भी आप उपभोक्ता हो, आपको किसी भी कंपनी के लिए शिकायत अगर दर्ज करवानी है तो उसके चरण क्या होंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, नोटिस के माध्यम से सूचना भेजोगे, इंटीमेशन विया नोटिस, यानी कि पहले आप नोटिस के माध्यम से सूचना भेजोगे। तो पहला ई, अब देखो बी ई एक ही ऑप्शन है, दूसरा वाला सही होगा। आपने नोटिस भेज दी, ठीक है, सूचना देने के लिए। उसके बाद में सी आ जाएगा, उपभोक्ता शिकायत को प्रारूपित करना, ठीक है, यानी कि जो भी शिकायत है उसका ड्राफ्ट तैयार करना। आपने सूचना भेज दी, ठीक है, उसके बाद में आप जो शिकायत है उसका ड्राफ्ट तैयार करोगे। उसके बाद में आ जाएगा एफ, आवश्यक दस्तावेज को संलग्न करना, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप जो है तैयार करोगे, अटैच करोगे। और उसके बाद में क्या करोगे, आपको कहां पर, किस जिले में, किस राज्य में, किस देश में जो है वो दस्तावेज भेजने हैं या फिर जो शिकायत करनी है उसका आप चुनाव करोगे। ओके, उसके बाद में आ जाएगा ए के बाद में डी, आवश्यक शुल्क, यानी कि फी पेमेंट करोगे, जितनी भी फी देनी होगी फीस दोगे। और लास्ट में आप क्या करोगे, सब शपथ पत्र जमा करोगे, ठीक है। अरेंज कोलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग स्टेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस, यहाँ पर भी 6 दिए गए हैं। अब कोलबर्ग मॉरल रीजनिंग जो स्टेज है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए अलग से हमने वीडियो भी पोस्ट किया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो। अब जैसा पता हो कि जो कोलबर्ग मॉरल रीजनिंग है तो उसमें क्या होता है कि जो 6 स्टेप्स दिए गए हैं उसमें जो पहला स्टेप है वो आपको याद होगा। जो पहला स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो या जो भी आज्ञा का पालन करते हैं वो पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, तो ये वाला ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जो पहला है वो दंड और आज्ञा पालन, अभिमुखता, ये वाला आएगा। सी देख लेते हैं, तो एक ही ऑप्शन है सी, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो दंड और आज्ञा पालन यानी कि अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस आता है। फिर ए आएगा व्यक्तिवाद, कार्य प्रयोजन और विनिमय आ जाएगा। फिर एफ आएगा पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक अपेक्षाएं और अनुरूपता। फिर ई आ जाएगा सामाजिक प्रणालियों संबंधी नैतिकता आ जाएगा। फिर उसके बाद में ई के बाद में डी आएगा सामाजिक समझौता और व्यक्तियों के अधिकार। और लास्ट में आ जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी कि जो मॉरलिटी होती है सबसे लास्ट स्टेप होता है। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसका वीडियो मैं शेयर कर दूंगी इस वीडियो के साथ में, तो आप इसको पढ़ लेना। फिर है अरेंज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस इन रिलेशन टू द इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब जो साइकोसेक्सुअल स्टेज है यानी कि मनोलैंगिक जो विकास है, ये किसने दिया था, फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब इन्होंने जो स्टेजेस दी थी इड, ईगो और सुपर ईगो के रिलेशन में स्टेज है, तो सबसे पहले इसमें आता है ओरल, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट और लास्ट में आता है जेनाइटल। ओके, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका भी हमने अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है। तो देख लेते हैं ओरल यानी कि ई, एक ही ऑप्शन है, यही सही होगा, ठीक है। ई ओरल मुखी यानी ओरल, एनल गुदा संबंधी, फैलिक लैंगिक, फिर लेटेंट अप्रकट और लास्ट में आता है जनन संबंधी जेनाइटल। इसका वीडियो मैंने अलग से शेयर किया हुआ है, पोस्ट किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग लर्निंग एक्टिविटीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड रिटेन। तो ये क्या है, ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस है। आपने एडगर डेल का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप जब कोई चीज पढ़ते हो, तैयार करते हो या फिर सीखते हो तो आपके माइंड में कितने समय तक वो स्टोर रहता है या फिर आप कितने समय तक, कितने लंबे समय तक आप उसको मेमोराइज याद करके रख पाते हो। तो इसको इन्होंने बताया है कि कैसे कौन सी चीज कितने समय तक हमें याद रहती है। तो सबसे कम समय तक जो हमें याद रहता है वो होता है रीडिंग। तो यहाँ पर इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में, देखिए कहाँ गया, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड रिटेन। तो बढ़ते हुए क्रम में यानी कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि
जो रीडिंग होता है, यानी कि जब हम कोई भी चीज को रीड करते हैं तो वो हमारे दिमाग में सबसे कम समय तक रहता है, याद रहता है। तो रीडिंग सबसे कम आ जाएगा बी। देखते कहीं पर बी है क्या, 3 में है। ठीक है, तो पहला तो हो जाएगा रीडिंग। अब रीडिंग के बाद में क्या होता है, उसके बाद में हम लिसनिंग यानी कि सुनते हैं, तो सबसे कम हमें रीडिंग से याद रहता है, उसके बाद हमें लिसनिंग आता है, यानी रीडिंग से थोड़ा सा ज्यादा हमें लिसनिंग से जो हम सुनते हैं वो हमें ज्यादा याद रहता है रीडिंग के कंपैरिजन में। तो लिसनिंग यानी कि ई, बी के बाद ई, 2 ऑप्शन यहाँ भी है, सेकंड एंड फोर्थ। लिसनिंग के बाद में जो चीजें हम देखते हैं जैसे चार्ट और डायग्राम है, तो वो हमें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। तो बी के बाद में ई और ई के बाद में ए, तो दूसरा वाला इसमें डी है तो ये तो होगा नहीं, बी ई ए, और फिर सी आ जाएगा, यानी कि जो हम डिमॉन्स्ट्रेशन जो करके कोई दिखा रहा है तो वो हम देखते हैं, तो वो चीज हमको भी याद रहती है। और लास्ट में प्रेजेंट, जब आप कोई चीज खुद प्रेजेंट करते हो तो वो चीज हमें ज्यादा समय तक याद रहती है। तो एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो उसी में से ये क्वेश्चन है। दूसरा वाला सही था ऑप्शन। सबसे पहले क्या जाएगा, पठन, फिर श्रवण, उसके बाद में चार्टों और आरेखों का प्रयोग करना यानी जो हम देखते हैं, और उसके बाद में डिमॉन्स्ट्रेशन, निदर्शन यानी कि प्रदर्शन की देखरेख करना, और प्रस्तुतिकरण करना यानी कि जब आप खुद प्रेजेंट करते हो तो वो ज्यादा समय तक याद रहता है। फिर 82 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग अ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। ओके, इसमें भी स्टेप्स दिए हुए हैं, उसे हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आ जाएगा सी वाला, प्लान व्हेन एंड वेयर विल यू डू द डिमॉन्स्ट्रेशन। तो सी एक ही ऑप्शन है, ये सही है, सी आएगा। उसके बाद में ए आएगा, एडवर्टाइज अबाउट द डिमॉन्स्ट्रेशन, फिर ई आएगा, प्रैक्टिस फॉर गेनिंग स्किल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट, फिर बी आएगा, कंडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में आ जाएगा, गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेंट टू प्रैक्टिस। विधि निदर्शन को संचालित करने वाले निम्न के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो जैसा हमने देखा था कि यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही था, सी। पहले हम क्या करेंगे, कहाँ और कब आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है इसकी योजना बनाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, निदर्शन के बारे में विज्ञापन यानी कि उसको एडवर्टाइज करेंगे, जो डिमॉन्स्ट्रेट आप करने जा रहे हो उसका एडवर्टाइजमेंट दोगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, प्रदर्शन करने के कुशलता प्राप्त करने हेतु अभ्यास करना, यानी कि अब उसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद में आप क्या करोगे, चरण दर चरण दर्शन संचालित करना, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप डिमॉन्स्ट्रेट करोगे। और फिर लास्ट में क्या करोगे, आप प्रतिभागियों यानी कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन की आपको, उनको भी अभ्यास करने के लिए अवसर प्रदान करोगे। ओके, फिर है गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन कंडक्टिंग एनी रिसर्च। ठीक है, कोई भी रिसर्च, आप कोई भी शोध आप करते हो तो उसका स्टेप बाय स्टेप आप कैसे करोगे, तो वो चीज यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आता है कॉन्सेप्चुअल फेज आता है, यानी कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं, कोई समस्या लेते हैं, कोई टॉपिक का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल फेज आ जाएगा। देखते हैं सी, एक ही ऑप्शन है, ठीक है, सी। फिर उसके बाद में ए आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन, यानी कि डिजाइन करोगे, रिसर्च डिजाइन तैयार करोगे, यानी कि क्या कब कैसे कैसे करना है सब कुछ आप, सैम्पलिंग मेथड क्या होगा, कौन सा टेस्ट लगाओगे, कितने सैंपल होंगे, सब कुछ आप रिसर्च डिजाइन में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आता है ई, एम्पेरिक फेज आता है। एम्पेरिक फेज के बाद में आता है डी, एनालिटिकल फेज, यानी कि एनालिसिस आप करते हो। और फिर उसके लास्ट में डिसेमिनेटिव फेज। तो यहाँ पर जो है संकल्पनात्मक प्रावस्था, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है, संकल्पनात्मक कॉन्सेप्ट तैयार करोगे, कॉन्सेप्ट करने के बाद में शोध अभिकल्प की रचना करोगे आप, और उसके बाद में आपको अनुभविक प्रावस्था आ जाएगी। उसके बाद में आ जाएगा एनालिसिस, ठीक है, विश्लेषण करोगे, और उस लास्ट में आ जाएगा प्रसार परक प्रावस्था, ये लास्ट में आ जाएगा। देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन इसका, हाँ यहाँ पर देख दो। अब ये जो 5 फेजेस दिया, फिर कहें जो 5 स्टेज दिए गए हैं रिसर्च कंडक्ट करने की या फिर रिसर्च प्रोसेस के, इसको डिस्क्राइब किया गया किसके द्वारा, पॉलिट एंड बेक 2004, इनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया। इन्होंने 5 फेज दिया गया है, जो कि हमारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल फेज जो पहला फेज है, उसमें हम क्या करते हैं, क्या है, फॉर्मेटिंग द क्लिनिकल प्रॉब्लम, रिविंग द लिटरेचर एंड डिटरमाइनिंग द रिसर्च पर्पस, यानी कि कई सारे लिटरेचर, कई सारे पेपर्स को हम पढ़ते हैं, कई सारे रिसर्च पर्पस को डिटरमाइन करते हैं, और उसके बाद में हम कोई प्रॉब्लम यानी कि किसी टॉपिक को हम चुनते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद में डिजाइन एंड प्लानिंग ऑफ फेज आता है, ये दूसरा, यानी कि जो डिजाइन करते हैं, तो उसमें सेलेक्टिंग द रिसर्च डिजाइन, डेवलपिंग
स्टडी प्रोसीजर यानी कि आप जो स्टडी प्रोसीजर जो भी आपको करना है उसको डेवलप करोगे, सैम्पलिंग को डिटरमाइन करोगे और डेटा कलेक्शन का प्लान तैयार करोगे। फिर एम्पेरिकल फेज जो तीसरा फेज आता है उसमें हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस, यानी कि डेटा कलेक्ट करेंगे, जो रिसर्च डिजाइन हमने तैयार की है उसी के आधार पर हम डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर जो है उसको एनालिसिस के लिए तैयार करेंगे। फिर एनालिटिक फेज आता है, इसमें हम जो हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसकी एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद में विश्लेषण करने का मतलब है कि उस पर हम टेस्ट लगाएंगे, जो भी आप टेस्ट लगाना चाहो वो टेस्ट लगाओगे और फिर रिजल्ट तैयार करोगे। फिर डिसेमिनेशन फेज होता है, जो आपका रिजल्ट टेस्ट करने के बाद में, एनालिसिस करने के बाद में जो रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ है उस रिजल्ट को आप जो भी एप्रोप्रिएट ऑडियंस है उनके सामने आप उसको कम्युनिकेट करोगे, यानी कि उनको बताओगे कि आपका ये रिजल्ट आया है। ओके, फिर आता है अरेंज द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग मैन विटनी यू टेस्ट। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन आएगा रैंक ऑल स्कोर्स टुगेदर इग्नोरिंग विच ग्रुप दे बिलोंग टू। तो सी पहला है, सी देखते हैं, एक ही ऑप्शन है सी आएगा। फिर बी आ जाएगा एड अप रैंक्स फॉर ईच ग्रुप इंडिपेंडेंटली, फिर सेलेक्ट द लार्जर ऑफ रैंक टोटल्स, फिर कैलकुलेट n1 n2 एंड nx और लास्ट में कैलकुलेट u। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, पहले क्या करेंगे, सभी स्कोरों का इस बात का ध्यान दिए बिना कि वे किस समूह से संबंधित हैं उनकी रैंक निश्चित करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से प्रत्येक समूह के लिए रैंक को जोड़ेंगे। पहले रैंक निश्चित करेंगे, फिर रैंक को जोड़ेंगे, उसके बाद में रैंक का चयन करेंगे, सबसे बड़ी जो रैंक होगी उसका चयन करेंगे और उसके बाद में n1 n2 nx की गणना करेंगे और लास्ट में u की गणना करेंगे। ओके, अब आता है 85 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया गया है। तो पहला असर्शन है, ट्रेडिशनली द फूड इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलरली द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज रिलाइड ऑन द यूज ऑफ GMPs इन इट्स एफर्ट्स टू इंश्योर दैट द कॉस्ट इज कट डाउन। रीजन है, मोस्ट ऑफ दीज GMPs आर यूज्ड बाय मेनी नेशनल गवर्नमेंट्स वर्ल्डवाइड फॉर मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर फूड्स एंड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स दैट प्रोसेस, पैकेज, हैंडल एंड स्टोर फूड्स। हिंदी में देख लेते हैं इसको। अभिकथन है कि पारंपरिक रूप से खाद्य उद्योग, विशेषतः खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपने प्रयासों में GMP के प्रयोग पर विश्वास जताया है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कीमतों में कमी आ जाए। कारण है कि इनमें से अधिकांश GMP का प्रयोग अनेकों राष्ट्रीय सरकारों द्वारा विश्व भर में उपभोक्ता खाद्य की सुरक्षा की देखरेख और उन संस्थानों के निरीक्षण के लिए किया जाता है जो खाद्य वस्तुओं का प्रसंस्करण, पैकेज, देखभाल और भंडारण करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो पहला वाला अभिकथन है, असर्शन है, वो गलत है, लेकिन इसका कारण सही है, यानी कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अब यहाँ पर जो GMP का प्रयोग किया गया, GMP लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। GMP का जो फुल फॉर्म है वो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, GMP। अब जो GMP का यूज किया जाता है, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का यूज किया जाता है, वो जो है जो भी फूड्स होते हैं उनकी क्वालिटी और उनकी जो सेफ्टी है उनको निश्चित करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। यानी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, वो GMP होता क्या है, ये एक गाइडलाइन है, एक प्रोसीजर है जो कि किसी भी फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उसके गुण और उसकी सुरक्षा को निश्चित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि ये सुनिश्चित करता है कि कीमतों में कमी आ जाए। तो कीमत में कमी आ जाए ये सुनिश्चित नहीं करता है, बल्कि खाद्य की सुरक्षा की देखरेख और उनके निरीक्षण के लिए ये तैयार किया गया है। तो ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ओके, फिर आता है 88 नंबर क्वेश्चन। असर्शन है कॉटन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फैब्रिक फॉर विंटर वियर। रीजन है कॉटन इज हाईली एब्सॉर्बेंट एंड ब्रीदेबल फैब्रिक। सूती कपड़ा शीतकालीन परिधान में सर्वाधिक उपयुक्त वस्त्र है। कारण है सूती कपड़ा अत्यधिक अवशोषक और शोषण योग्य वस्त्र है। तो जो कॉटन है वो हाईली एब्सॉर्बेंट और ब्रीदेबल फैब्रिक है, ये तो सही है कि सूती कपड़ा जो है अत्यधिक अवशोषक, यानी कि आप गर्मियों में क्या करते हो, सूती कपड़े पहनते हो क्योंकि आपके जो आपका पसीना है, ठीक है, स्वेटिंग जो होती है उसको वो सोख लेता है। ठीक है, और क्या होता है कि आप आसानी से जो है सांस ले सकते हो, यानी कि कपड़े क्या होता है जो हमारे पसीने को सोख लेता है और उसको हमारे शरीर से जो है
दूर करता है, गर्मी को हमारे शरीर से दूर करने का काम करता है। तो क्या होता है, हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रीदेबल फैब्रिक होता है, इसी वजह से आपको जो है ठंडा महसूस होता है। लेकिन ये गलत है, सूती कपड़ा शीतकालीन परिधान में सर्वाधिक उपयुक्त वस्त्र है, क्योंकि ठंडियों में आप क्या करते हो, आप विंटर वियर में क्या करते हो, आप वुलन कपड़े पहनते हो, ठीक है, तो ऊनी कपड़े आप पहनते हो, कॉटन नहीं पहनते हो। तो ये अप्रोप्रिएट, मतलब पहनते हो आप, लेकिन अप्रोप्रिएट फैब्रिक नहीं है, ये ऊन ज्यादा अप्रोप्रिएट फैब्रिक होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जो आर है वो करेक्ट है, लेकिन ए इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ए असत्य है लेकिन आर करेक्ट है। फिर है इंटरेक्शन इन द फैमिली इज इंपॉर्टेंट। रीजन है कि इंटरेक्शन हेल्प्स टू मेंटेन फैमिली सॉलिडारिटी, लर्निंग द रोल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड फॉर लर्निंग इंटरजेनरेशनल कॉम्पिटेंस। अभिकथन है कि परिवार में संवाद की स्थिति का होना महत्वपूर्ण होता है। जो संवाद है ये पारिवारिक एकजुटता को बनाए रखने, परिवार के सदस्यों की भूमिकाओं को समझने और अंतर पीढ़ीगत सक्षमता को समझने में सहायक होता है। तो सही है कि परिवार में कम्युनिकेशन का होना जरूरी है, संवाद का होना जरूरी है, और ये एकजुटता को बनाए रखने के लिए, भूमिकाओं को समझने के लिए बहुत सहायक होता है। तो दोनों ही सत्य हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। फिर आता है रिएक्टिव एग्रेशन इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। रीजन क्या है, इट इज इंपल्सिव, अनकंट्रोलेबल, स्पॉन्टेनियस एंड अनरीजन्ड। प्रतिक्रियाशील आक्रामकता एक स्वचालित अनुक्रिया है, और कारण क्या है, यह आवेगशील, अनियंत्रित और स्वतः स्फूर्ति और अविवेकी होता है। तो इसमें भी दोनों ही सही है कि जो एग्रेशन होता है वो तुरंत यानी कि स्वचालित अनुक्रिया है, कि यानी कि तुरंत, जैसे कोई भी गुस्सा होता है तुरंत आप रिएक्ट करते हो, तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, स्वचालित अनुक्रिया होती है। और ये क्या होता है, इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई नियंत्रण आपका नहीं होता है, और इसमें आप अपने विवेक का यूज नहीं करते हो। तो दोनों ही आंसर इसमें सही है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या है। फिर 89 नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्म्स आर ब्लूप्रिंट्स फॉर बिहेवियर सेटिंग्स लिमिट्स विद इन विच इंडिविजुअल्स मे सीक अल्टरनेट वेज टू अचीव देयर गोल्स। Norms are based on cultural values which are justified by moral standards, reasoning or aesthetic judgment. मानक व्यवहारिक विन्यास सीमाओं हेतु ब्लूप्रिंट होते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को विभिन्न तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। कारण क्या है कि मानक सांस्कृतिक मूल्यों का आधार होते हैं, जो कि नैतिक मानदंडों, तर्कना अथवा सौंदर्य परक निर्णय द्वारा समर्पित होते हैं। तो इसमें भी दोनों ही सही है। ये जो मानक होता है, ये व्यवहार, मानक व्यवहार क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमारे जो हमारा व्यवहार होता है उसके लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करता है, ठीक है, और जो है ये हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं उन्हीं पर आधारित होता है। तो इसमें भी दोनों सही है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है टू स्मॉल अ सैंपल लीड्स टू बायस्ड कंक्लूजन। रीजन है कि व्हेन द सैंपल इज टू स्मॉल इट मे नॉट कवर ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड। अतिसूक्ष्म प्रतिदर्श अभिन्नत निष्कर्षों की ओर प्रेरित करता है। जब प्रतिदर्श अतिसूक्ष्म होता है तब यह अध्ययन किए जाने वाली जनसंख्या की सभी विशेषताओं की व्याख्या नहीं कर सकता। यानी कि जब सैंपल आपका कम होता है, छोटा होता है, तो आपका जो रिजल्ट आता है वो बायस्ड होता है, यानी कि सही नहीं होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो आप जनसंख्या की जितनी भी विशेषताएं हैं उनकी व्याख्या नहीं कर सकते हो। इसमें भी दोनों सही है। अब यहाँ पर पैराग्राफ्स आ गए हैं, तो पैराग्राफ्स हमने देखिए, पैराग्राफ तुम नहीं पढ़ेंगे, बहुत टाइम लेगा। हाँ, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है जो आंसर है। अकॉर्डिंग टू ओसा, रोटेटिंग एम्प्लॉइज यूटिलाइजिंग 2 persons लिफ्ट एंड ऑफरिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एट वर्क fall under which of the following measures? Worker labor measures, administrative labor measures, engineering controls, work based design strategies. फिर हिंदी में ओशा के अनुसार कर्मचारियों का आवर्तन करना, भारी सामान को 2 लोगों द्वारा उठाना और कार्य के समय पर उन्हें अंतराल देना निम्नलिखित में से किस समाधान के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ पैराग्राफ में। प्रशासनिक नियंत्रण जैसे कर्मचारियों का आवर्तन करना, भारी सामान को 2 व्यक्तियों द्वारा उठाना और कार्य समय की अवधि में उन्हें अंतराल देना। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि प्रशासनिक नियंत्रण में आ जाएगा। ओके, तो प्रशासनिक नियंत्रण या फिर हम कहें इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर मेजर्स, ये वाला, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर आता है स्मोकिंग कैन लीड टू,
एजिंग ऑफ स्पाइन फास्टर देन नॉर्मल, स्पाइन स्लोअर देन नॉर्मल, पोस्चर डेविएशन या फिर स्ट्रॉन्ग एब्डोमेन। धूम्रपान निम्नांकित क्या बढ़ा सकता है? मेरुदंड में सामान्य की अपेक्षा तीव्र चरण। तो मैं यहाँ पर आपको आंसर दिखा देती हूँ, धूम्रपान से क्या बढ़ता है। हमें धूम्रपान से बचना चाहिए क्योंकि धुआं और निकोटिन दोनों के कारण मेरुदंड में सामान्य की अपेक्षा जरण तीव्र हो जाता है। ओके, सामान्य की अपेक्षा जो जरण है तीव्र चरण होता है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही, एजिंग ऑफ स्पाइन फास्टर देन नॉर्मल। ओके, फिर है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सर्टेड फोर्सेस इन मैनुअल पिकिंग एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स शुड बी स्टोर्ड 1 मिनट एट, ठीक है। तो यहां पर है चार ऑप्शन देंगे, एट द ग्राउंड लेवल, एज लो एज पॉसिबल, एट वेस्ट लेवल, एट नी लेवल, एट सोजल लेवल। सामान उठाने और संभालने में आयास बलों से बचने के क्रम में भारी वस्तुओं को कहां भंडारित किया जाना चाहिए? तो मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहां पर है कि हम यह ध्यान रखेंगे उन्हें कमर के स्तर पर भंडारित करें, जिससे उन्हें भूमि पर या घुटनों के स्तर से अथवा कंधों की ऊंचाई के स्तर से उठाने पर लगने वाले आयास बल से बचा जा सके, यानी कि कमर के स्तर पर भंडारित करना है। तो क्या हो जाएगा, एट वेस्ट लेवल, यानी कि कमर के स्तर पर। तो जो यहाँ पैराग्राफ्स दिए गए हैं बहुत ही इजी हैं, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अरे सॉरी, फिर है टू रिड्यूस एफर्ट इन मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग एंड मेकिंग इट लेस स्ट्रेनस, it is recommended that heavy objects are pushed rather than pulled rather than pushed, lifted manually या फिर not kept in the range of motion। हस्त द्वारा पदार्थों को संभालने और इसे कम श्रम साध्य बनाने में प्रयत्न करने हेतु यह सुझाया जाता है कि भारी वस्तुएं क्या, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर दिखा देती हूँ। कार्य को कम श्रम साध्य बनाने और उसमें प्रयत्न को कम करने के लिए भारी सामान को खींचने की अपेक्षा धक्का देने को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, खींचने की अपेक्षा धक्का देना, तो खींचने की अपेक्षा धक्का दी जाए, पुश्ड रादर देन पुल्ड। ओके, फिर है अकॉर्डिंग टू ओशा 2015 एलिमिनेटिंग हजार्डस motions include maximizing the weight, adjusting the desk chair, adjusting the height of the shelf, increasing the range of motion, storing heavy objects at the ground level। हिंदी में देख लेते हैं। ओशा 2015 के अनुसार जोखिमपूर्ण गति बचाव में सम्मिलित है क्या? 2015 के अनुसार कर्मचारी के शरीर के अनुसार डेस्क को समायोजित करने या अलमारी की ऊंचाई को समायोजित करने जैसे प्रयोगों के माध्यम से अथवा जोखिमपूर्ण गतियों को समाप्त करने से मेरुदंड के जरण को बचाना संभव हो सकेगा। यानी क्या है, डेस्क को समायोजित करना है और एडजस्टिंग द हाइट ऑफ द सेल्फ, यानी बी और सी वाला ऑप्शन सही है। इसमें भी आपका बी और सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पैराग्राफ आ गया है। ये ऐसा पैराग्राफ है जो कि आप बिना क्वेश्चन के भी कर सकते हो, बिना पैराग्राफ पढ़े कर सकते हो। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फॉर इन्फेंट्स अप टू द एज ऑफ, अनन्य स्तनपान कितनी आयु के शिशुओं के लिए सर्वोत्तम है? तो ऑब्वियसली ये 6 महीने के लिए है। मैं आंसर आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर केवल माँ का दूध पिलाना छोटे शिशुओं और 6 महीने तक के बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है। फिर है क्लीन अपियरिंग feeding bottles can make the infant sick by passing germs, passing fluids, gases या फिर केमिकल। साफ दिखाई देने वाली दूध पिलाने की बोतलें शिशु को निम्नलिखित द्वारा बीमार कर सकती है, यानी कि ये बोतल आपकी साफ दिख रही है लेकिन वो आपके बच्चे को बीमार कर सकती है। पानी, दूध पिलाने की बोतलें और बर्तन शिशु को कीटाणु दे सकते हैं, भले ही वे साफ दिखाई दे, शिशु कीटाणुओं से बीमार हो सकता है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, पासिंग जर्म्स, कीटाणु देकर। फिर है काउज मिल्क इज नॉट रिकमेंडेड फॉर यंग इन्फेंट्स एज इट मे कॉज, छोटे शिशुओं के लिए गाय का दूध अनुशंसित नहीं किया जाता है क्योंकि इससे निम्नलिखित के होने का खतरा हो सकता है। तो क्या खतरा हो सकता है? जानवरों के दूध से दस्त, रैसेस या अन्य एलर्जी हो सकती है, दस्त जारी रह सकता है और लगातार बना रह सकता है जिससे कुपोषण
हो सकता है, यानी क्या हो सकता है, दस्त। दस्त का मतलब हो गया यहां पर डायरिया, अतिसार। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। फिर है व्हेन शुड अ मदर पुट हर न्यूबॉर्न टू ब्रेस्ट फॉर फीडिंग। मां को अपने नवजात को अपने स्तन से स्तनपान के लिए कब लगाना चाहिए और नवजात को स्तनपान प्रारंभ करना चाहिए, यानी कि कब लगाना चाहिए जन्म। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, शिशु को जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके अपने अपने स्तन से लगाएं, 1 घंटे के भीतर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, यानी कि 1 घंटे के भीतर जो है लगाना है, जन्म के 1 घंटे के भीतर। फिर लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट कैन बी गिवन। अनन्य स्तनपान की अवधि के दौरान शिशु को निम्नलिखित में से क्या दिया जा सकता है। तो क्या दिया जा सकता है, जन्म के समय से कोई अतिरिक्त भोजन, पानी या अन्य तरल पदार्थ नहीं। अनन्य स्तनपान का अर्थ है कि बच्चा जन्म के समय से कोई अतिरिक्त भोजन, पानी या अन्य तरल पदार्थ नहीं ले सकता है। चिकित्सक की सलाह पर यदि आवश्यक हो तो बच्चा दवा और विटामिन ले सकता है, यानी कि और कोई भी चीज नहीं ले सकता, ना ही एडिशनल फूड, ना ही वाटर और ना ही अदर फ्रूट्स। क्या ले सकता है, मेडिसिन इफ प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि अगर चिकित्सक ने बताया है तो सिर्फ वो दवा ले सकता है। ओके, तो यहीं पर हमारा ये मार्च 2023 का पेपर कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप ले लेना, विद आंसर के साथ में मिल जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं शेयर कर दूंगी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। अब व्यूज तो आते हैं लेकिन लाइक्स नहीं रहते हैं, तो अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।